प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय बीकानेर। आज हम फिर से प्लीडिंग अपने सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में अभिवचन या प्लीडिंग के अर्थ को समझा था और हमने बात की थी ऑर्डर 6 रूल 1 के बारे में कि प्लीडिंग का मतलब होता है वाद पत्र या लिखित कथन। आज हम उससे आगे अपनी चर्चा शुरू करेंगे। अभिवचन के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लीडिंग। अभिवचन जो किया जाता है उसके मुख्य रूप से क्या उद्देश्य होते हैं, उनकी चर्चा आज हम अपनी इस क्लास में करेंगे। अभिवचन के उद्देश्य मुख्य रूप से हम बात करें तो निम्नलिखित हो सकते हैं। पक्षकारों को तथ्यों से अवगत कराना, भिन्नता को रोकना, दूसरे पक्षकार को उचित रूप से सूचना देना, विवाद के बिंदुओं को सीमित करना, अनावश्यक खर्च एवं कठिनाई को कम करना, असंगतताएं दूर करना, न्यायालय को सहायता प्रदान करना, पक्षकारों के कथन में फेरबदल करने से उन्हें रोकना, अपीलीय न्यायालय को सहायता प्रदान करना, सत्यता की परख करना और विवाद का पता लगाना एवं उसे सीमित करना। ये मुख्य रूप से कुछ उद्देश्य हैं जिनकी हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो पहला उद्देश्य है, दूसरे पक्षकार को उचित रूप से सूचना देना। यानी कि हम आज जो चर्चा कर रहे हैं वो है ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लीडिंग के जो अभिवचन किया जाता है, जिसकी हमने चर्चा की थी ऑर्डर 6 रूल 1 में। वो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहली चीज़ हमारे सामने आती है दूसरे पक्षकारों को सूचना देना। अभिवचन के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, एक पक्षकार जो दूसरे पक्षकार पर मामला आरोपित कर रहा है। हमने पिछली क्लास में बात क्या की थी कि एक पक्षकार, जैसे हमने वादी कहा, और दूसरा प्रतिवादी, वो क्या कर रहा है, अपने मामले को वाद पत्र के द्वारा दाखिल कर रहा है और प्रतिवादी जवाब दावे के माध्यम से उसका जवाब दे रहा है। तो अभिवचन से क्या हो रहा है, एक पक्षकार को दूसरे पक्षकार के उस मामले की जानकारी प्राप्त हो जाती है, जिससे कि विरोधी पक्षकार जो है वह अपनी प्रतिरक्षा में उचित रूप से कदम उठा सके। यानी कि जब हमने बात की थी कि पहले की व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए क्या हो गया कि जब वादी वाद पत्र दाखिल करता है तो उसने जिन जिन लोगों को पार्टीज बनाया है उतनी कॉपी में वो अपना वाद पत्र देता है। तब जब वाद पत्र की तामील होती है तो उसकी एक कॉपी प्रतिवादी को दे दी जाती है। तो पहला ऑब्जेक्ट हमारा कंप्लीट होता है कि दूसरे पक्षकार को मामले की उचित सूचना प्राप्त हो जाती है, अर्थात उसे ये पता लग जाता है कि मुझे अपनी प्रतिरक्षा में क्या कदम उठाने हैं, किन किन बातों का मुझे जवाब देना है। ये हमारा पहला उद्देश्य रहा। दूसरा उद्देश्य, निश्चित विवाद बिंदुओं का पता लगाना एवं उन्हें सीमित करना। अर्थात पक्षकारों को के बीच जो झगड़े की जड़ है, यानी कि फैक्ट इन इशू, जो विवादक तथ्य है या जो विवाद का बिंदु है, उसका पता लगाना। मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको बताया था कि एक पक्षकार अपना पक्ष वाद पत्र के जरिए रख रहा है और प्रतिवादी हर एक बिंदु का जवाब देते हुए उसे जवाब दे रहा है। तब क्या होगा, न्यायालय उन विवादित बिंदुओं को तय कर लेता है जिन पर पक्षकारों को अपना मामला निश्चित करना है। तो दूसरा उद्देश्य हमारे सामने आता है पक्षकारों को किसी निश्चित विवादक या विवाद बिंदु या वाद पत्र पर लाना। पक्षकार क्या करेंगे, अपना कथन कहेंगे। इससे क्या हो जाएगा, उद्देश्य उन बातों या मुद्दों को ठीक ढंग से अभिनिर्धारित करना जिनमें पक्षकारों के बीच में मतभेद है। यानी कि न्यायालय क्या कर रहा है, इश्यूज फ्रेम कर लेगा। हमने बात की थी तनकी का निर्माण कर लेना। वादी ने अपना पक्ष रखा, प्रतिवादी ने अपना पक्ष रखा। न्यायालय अब क्या कर रहा है, उन दोनों के द्वारा किए गए कथनों के आधार पर विवादक इश्यू, जो विवाद की जड़ है, फैक्ट इन इश्यू है, उसको निश्चित करना। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, प्रतिवादी क्या करेगा, या तो उचित रूप से स्वीकार करेगा या उसे अस्वीकार करेगा। गोलमोल जवाब नहीं दिया जाएगा यहाँ पर कि ये स्वीकार है या नहीं है। उनके आधार पर न्यायालय क्या कर लेता है, तनकी का निर्माण कर लेता है या इश्यूज फ्रेम कर लेता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम सेकंड ऑब्जेक्ट बात कर रहे हैं वह क्या रहा है, पक्षकारों के बीच विवाद के बिंदुओं को तय किया जाता है प्लीडिंग के माध्यम से। तीसरा ऑब्जेक्ट, अनावश्यक खर्चों एवं कष्टों से बचना। प्लीडिंग
का तीसरा ऑब्जेक्ट हमारे स्वरूप आ रहा है कि अभिवचनों के फलस्वरूप पक्षकारों को पूर्व से ही मालूम रहता है कि उन्हें अपने मामले को सिद्ध करने के लिए किन साक्ष्यों की आवश्यकता पड़ेगी। सेकंड ऑब्जेक्ट में हमने क्या पढ़ा कि न्यायालय ने क्या कर दिया है, इश्यूज फ्रेम कर दिए हैं। इश्यूज फ्रेम कर दिए हैं तो वहाँ पर क्या चीज़ निकल के आ गई है, बर्डन ऑफ प्रूफ की आ गई है कि भाई ये बिंदु झगड़े की जड़ हैं, इनमें से कौन सा बिंदु सिद्ध करने का भार किस पे होगा, यानी कि वादी को क्या सिद्ध करना है और प्रतिवादी को क्या सिद्ध करना है। तो अभिवचन से तीसरा लाभ हमें क्या मिल रहा है कि अनावश्यक खर्चों और कष्टों से क्या होती है, दोनों ही पार्टीज बच जाती है। स्वाभाविक रूप से वे अनावश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने के व्यय, परेशानी और कष्ट से बच जाते हैं। यानी कि जिन बातों को प्रतिवादी ने स्वीकार ही कर लिया है, अब हमें क्या करना पड़ रहा है, इसके चलते हमें उन साक्ष्यों को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है जिसके प्रतिवादी ने स्वीकार कर लिया है। इससे अनावश्यक खर्च और कष्ट, परेशानी से व्यक्ति बच जाता है। चौथा ऑब्जेक्ट हमारे सामने आता है असंगतताएं दूर करना। अभिवचन का मुख्य उद्देश्य असंगत तथ्यों को दूर करना तथा मामले को पक्षकार के विवाद तक सीमित करना। किसी भी वाद में निर्दिष्ट अभिवचन किया जाना आवश्यक है। क्या हो गया, दोनों पक्षकारों ने अपनी अपनी बात रखने से जो इररिलेवेंट फैक्ट्स हैं, जो असंगत तथ्य है, उनको न्यायालय के द्वारा दूर कर दिया जाता है और संगत तथ्यों के आधार पर ही तनिक का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट, न्यायालय को सहायता प्रदान करना। अभिवचन के द्वारा न केवल पक्षकारों को फायदा होता है या सहायता प्राप्त होती है, अपितु न्यायालय को भी विवाद सुलझाने में सहायता मिलती है, क्योंकि न्यायालय विवाद की जड़ को निश्चित कर चुका है। किसके जरिए, तनिकी का निर्माण करके। राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अभिवचन के नियम विधि पूर्ण निश्चय तक पहुंचने के लिए सहायक रूप में सिद्ध होते हैं। अर्थात न्यायालय ने जब तनिकी का निर्माण कर लिया तो पक्षकारों के लिए भी ये तय हो गया कि उन्हें कौन सा तथ्य साबित करना है, और न्यायालय के लिए भी ये आसानी हो गई कि उन्हें किन विवाद के बिंदुओं पर निर्णय अपना सुनाना है। नेक्स्ट, पक्षकारों के कथन को में परिवर्तन करने से रोकना। दोनों पक्षकार जब अपनी बातें वाद पत्र और लिखित कथन के जरिए कह देते हैं तो उन्हें बाद में अपने कथनों में परिवर्तन करने से रोका जाता है। अभिवचन का उद्देश्य पक्षकारों के मध्य उठने वाले विवाद का पता लगाना और उसे कम करना, और एक बार जब अभिवचन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उसमें न्यायालय की अनुमति के बिना उन्हें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाती। यानी कि एक पक्षकार जो अपनी बात कह चुका है उसे दोबारा परिवर्तन करने की अनुमति न्यायालय के जरिए ही होती है। तो इससे क्या फायदा निकलता है कि पक्षकारों को बार बार अपने कथन में परिवर्तन करने से रोका जाता है, उन्हें अपने कथन तक सीमित रहने की सलाह इसके जरिए दी जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट, हम एक और ऑब्जेक्ट की बात करें तो पक्षकारों के विवाद का एक स्थायी लेखा बन जाता है। अभिवचन का उद्देश्य ये भी है कि इसमें पक्षकारों के विवाद का एक स्थायी लेखा बन जाता है और भविष्य में पुनः विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में पक्षकारों को पूर्व निर्णित प्रश्नों के संबंध में दोबारा वाद लाने से रोका जा सकता है। आगे चलकर प्लीडिंग में भी और आप सीपीसी में रेस जुडिकेटा की बात करेंगे कि जब दो पक्षकारों के बीच में किसी विवाद पर निर्णय हो चुका है सक्षम न्यायालय के द्वारा ऑन मेरिट, तो उसी बिंदु पर न्यायालय दोबारा उस प्रश्न को नहीं निर्धारित करेगा। यानी कि अब क्या लागू हो जाएगा, उन पर पूर्व न्याय या रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू हो जाएगा। तो अभिवचन के जरिए क्या हो जाता है, ये एक सबूत के रूप में होता है कि आपके बीच में इन प्रश्नों का पूर्व में निर्धारण हो चुका है, क्योंकि वह एक स्थायी लेखा है, आप कोर्ट में आपने दाखिल किया है, उसमें मामला निर्णित हुआ है, तो वह एक स्थायी लेखा बन चुका है जिसके जरिए न्यायालय में ये सबूत के रूप में पेश किया जा सकता है कि यह विवाद का बिंदु जो अब दोबारा न्यायालय के समक्ष आया है ये पूर्व में निर्धारित हो चुका है, इसलिए इस पर अब रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू होगा और इसे दोबारा नहीं सुना जा सकता। तो यहाँ पर आज हमने जो चर्चा की वह हमने बात की ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लीडिंग। अब आपके पेपर के पैटर्न के हिसाब से हम बात करें तो सीधी सी बात है कि एक आपका पेपर का पैटर्न ए, बी और सी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो 2 नंबर के लिए सीधा आ सकता है कि अभिवचन के उद्देश्य बताइए, तो आपको सिर्फ पॉइंट्स
जो है उनको बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है। जब आपके पास में पार्ट बी के लिए प्रश्न आ जाता है 7 नंबर के लिए, तो जैसा हमने अभी डिटेल में चर्चा की है कि 2-2 लाइनों में कि क्या क्या उद्देश्य हो सकता है, दूसरे पक्षकार को सूचना देना, विवाद के बिंदुओं को निश्चित करना, अनावश्यक खर्च और कठिनाइयों से रोकना, असंगतताओं को दूर करना, न्यायालय को सहायता प्रदान करना, इन बिंदुओं को हम डिटेल में चर्चा करके अपने प्रश्न का आंसर लिखेंगे। तो हमारे पास में 2 चीज़ें अभी तक हो चुकी है, मीनिंग ऑफ प्लीडिंग, अभिवचन से आप क्या समझते हैं और अभिवचन के क्या उद्देश्य हैं। इससे रिलेटेड अभिवचन का जो अर्थ, उसका ई कंटेंट आपको दिया जा चुका है, और अब इसके ऑब्जेक्ट्स है, इसका भी ई कंटेंट आपके पास में अवेलेबल हो जाएगा। अब आगे हम नई कक्षा में काइंड्स ऑफ प्लीडिंग के ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू।